नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पूर्व जन्म शाप 24 और आज बात होगी फिर से भ्रातृ शाप की। और धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज्योतिष को सीखते भी जा रहे हैं। हम हमेशा यही कहते हैं, क्रम से पाठ को पढ़ेंगे हमारी सभी बातें समझ में आएगी। बहुत लोगों को ये होता है कि श्लोक समझ में नहीं आता है, तो श्लोक तो प्रमाण मात्र है, बाकी का तो हम हिंदी में ही आपको बताते हैं और समझाते भी हैं। इसीलिए आपको जरा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 पाठ पढ़ के देखिए, यदि समझ में आने लगे तो नोट करके देखिए और फिर क्रम से पाठ को पढ़िए। चलिए, तो यहाँ हम हमेशा ये भ्रातृ शाप और पूर्व जन्म शाप के प्रकार को पढ़ा रहे हैं, जिसमें पितृशाप मातृशाप समाप्त हो चुका और यही एक ऐसा पाठ है जिसमें हम उपाय भी बताते हैं। और ये जब भ्रातृ शाप समाप्त हो जाएगा, इसके बाद एक पाठ और आएगा और उसके बाद उपाय की ही बात होगी। तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पुत्र स्थाने बुद्ध क्षेत्रे। अब ये देखिए, अगर 2-3 बारी सुन लेंगे ना तो संस्कृत भी आसान हो जाएगा और याद रखना तो इससे आसान और किसी में नहीं है। तो पुत्र स्थाने बुद्ध क्षेत्र अर्थात पंचम स्थान में यदि बुद्ध की राशि हो अर्थात मिथुन या कन्या राशि हो। आगे बढ़ते हैं। कहता है शनि राहु समन्विते। यहाँ मिथुन हो या कन्या राशि हो और शनि और राहु स्थित हो। अब मिथुन राशि का और कन्या राशि का शनि कमजोर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मित्र राशि हैं उसके। शनि के मित्र ग्रह हैं बुध और उसकी राशि है। अब कहते हैं रिस्फे विदारो विज्ञेयो। अब ये जो लिखा गया है रिस्फे मतलब 12वें स्थान में, विदारो और विज्ञेयो, अगर यहाँ मंगल और बुध दिखे कहाँ 12वें स्थान में, पंचम स्थान में कौन शनि और राहु, 12वें स्थान में कौन मंगल और बुध, तब क्या कहते हैं भ्रातृ शापात सुतच्छय, कि भाई के शाप से संतान की हानि कहते हैं। अब आ जाइए फिर से इसको समझिएगा। तो अब यहाँ मिथुन लग्न होगा तो यहाँ कौन सी राशि होगी ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ यदि 2, 1, 12 और फिर 11 अर्थात यहाँ कुंभ राशि होगी। आप देख लीजिए 11, 12, 1, 2 और 3। तो कुंभ राशि के लिए सबसे पहले लग्न समझ लेते हैं कि कुंभ राशि लग्न में हो। दूसरा यदि 6 है तो 5, 4, 3 और 2 ये होगा, अर्थात वृष राशि लग्न में हो। तो अब वृष राशि लग्न में है तो आप इसको पहले वृष राशि से समझ लीजिए, फिर हम कुंभ राशि से समझ लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये हो गया। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, अब मंगल चूंकि तृतीय स्थान के कारक हैं, भाई के लिए मंगल को कारक बताया गया, इसीलिए उसका 12वां जाना अच्छा नहीं बताया गया। और 12वां तो गए और किसके साथ चले गए, पंचमेश के साथ चले गए। और पंचमेश के साथ जो 12वां गए और ये स्थान खराब इतना क्यों बताया जा रहा है ये समझिए। अब ये लग्न से 12वां है और इस पुत्र स्थान से आप काउंटिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये किसी भी रूप में ये शुभ स्थान नहीं है। किसके लिए, पंचम के लिए। लग्न से 12वां और पंचम से 8वां, इसीलिए ये 12वां भाव है। और ये यहाँ तो समझिए ही, पंचम के अन्य फलों को समझने के लिए भी ये 12वां भाव विशेष महत्व रखेगा। अगर इसको अभ्यास में लाइएगा तो यहाँ तो हम पितृदोष मातृदोष भातृदोष समझ ही रहे हैं, लेकिन अन्य कॉम्बिनेशन को भी, अन्य रिजल्ट को भी यहाँ से समझा जा सकता है।
तो आगे बढ़िए। अब तो यहाँ समझ में आ गया कि मंगल और बुध, बुध क्यों? बुध स्वयं पंचमेश था। मंगल क्यों? मंगल तीसरे का कारक था। तो तीसरे का कारक और पंचमेश यदि द्वादश में चला गया, और द्वादश स्थान क्या होता है? ये हमारा शरीर है, तो ये हानि बताता है, और ये मृत्यु बता दिया, तो ये उसके पूर्वार्जित कर्म उसका छठा बता रहा है। तो इस तरह से समझना है। अब यहाँ शनि और राहु कह रहा है, तो वैसे तो ये शनि और राहु राजयोगकारी है, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट करेगा, भाग्य की हानि नहीं करेगा, लेकिन ये संतान के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दो दो मेलिफिक प्लैनेट और सेपरेटिव इफेक्ट देने वाले प्लैनेट पंचम में बैठ गए। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ शनि राहु यहाँ बैठ जाए, तो पहले यही डिनाइल कर रहा है कि नहीं, संतान नहीं होना चाहिए। उसके बाद मंगल और बुध, बुध क्योंकि पंचमेश और मंगल क्योंकि तीसरे का कारक, और जब हम भ्रातृशाप पढ़ रहे हों तो तीसरे का स्वामी आएगा ही, या नहीं तो मंगल आएगा ही, पंचम तो आना ही है, किसी के लिए भी पंचम आना है। अब यहाँ कुंभ लगन लगा करके आप देख लीजिए, तो कुंभ लगन लगा करके भी देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा। अच्छा, वो स्थिति तो एक ही होगी, लेकिन कुछ स्थितियां बदलेंगी, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ कहेंगे कि शनि यदि लग्नेश है, तो अगर द्वादश में दूसरी राशि है, तो हम लोगों को क्या समझ करके चलना है? क्या हम इसको लग्नेश मान करके ही सारा रिजल्ट कह देंगे? क्या ये द्वादश का फल ही नहीं करेगा? तो अब यहाँ समझना है कि भले ही मूल त्रिकोण राशि जहाँ हो उसका फल अधिक करेगा, लेकिन जिस स्थान का स्वामित्व है उसका 20%, 30% तो फल करना ही चाहेगा। तो अब यहाँ पे शनि कौन है? द्वादशेश है। और हम इसके पहले आप लोगों को बताए थे कि द्वादश स्थान पंचम स्थान के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ स्थान है। आठवां भी उतना अशुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि आठवां लग्न से आठवां है, लेकिन इस स्थान से चतुर्थ होता है। अब इस स्थान में कौन आ गया? तो ये शनि यहाँ आ गया। तो आप लग्नेश भी माने, लेकिन इसके अंदर द्वादश का भी फल करने का सामर्थ्य होगा। और साथ में शनि एक अशुभ ग्रह है, ये विलंब करता है, ये अलगावकारी प्रभाव देने वाला ग्रह है। अब अलग अलग लग्नों में क्या फर्क आएगा ये आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये दो ही लग्नों के लिए ये श्लोक है कि कुंभ और वृष लगन के लिए। तो कुंभ और वृष लगन में यदि एक कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, इस तरह का कंजंक्शन आपको दिखता है, तो ये भ्रातृशापात सुतच्छय, और हमने कहा कि ये सिर्फ संतान की हानि बताएगा। यहाँ शनि और राहु है, ये अन्य फलों में बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, इसलिए आप लोग बड़े आराम से सिर्फ संतान की हानि बताएंगे और अन्य फल अच्छा बताएंगे। अब दूसरा श्लोक पढ़ लीजिए। कहते हैं लग्ने से भ्रातृभावस्थे। अब इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ कोई जरूरत नहीं। कहते हैं लग्ने से भ्रातृभावस्थे, अब भ्रातृ स्थान धीपे सूते। अब ये जो समझना है ये समझिए कि लग्ने से भ्रातृ, अब लग्नेश कहाँ चला आया? यहाँ चला आया, यहाँ लग्नेश आ जाए। और भ्रातृभाव का स्वामी कहाँ चला है? यहाँ चला है, यहाँ हो गया तृतीयेश। यही कहता है लग्ने से भ्रातृभावस्थे और भ्रातृ स्थान धीपे सुते। और भ्रातृ स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हो? पंचम स्थान में बैठा हो। तब ये तीनों का देखिए, कोई भी चीज, कोई भी शुभ या अशुभ जो योग है या दोष है या उससे जो रिजल्ट है, किसी कंजंक्शन से जो रिजल्ट प्राप्त है शुभ या अशुभ, वो किसको प्राप्त होगा? लग्न को प्राप्त होगा। लग्न ही जातक है, इसीलिए लग्न का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। तो लग्नेश कहाँ है? तीसरे में। और भ्रातृशाप की बात हो रही है, इसलिए तीसरा यहाँ इन्वॉल्व है। और तृतीयेश कहाँ है? पंचम में। और
पूर्व जन्म साप या पूर्व जन्म के किसी भी विषय पर बात हो तो पंचम केंद्र में रहेगा। अब कहते हैं लग्न भ्रातृ सुते पापे, यहाँ भी अशुभ ग्रह हो, यहाँ भी अशुभ ग्रह हो और यहाँ भी अशुभ ग्रह हो, और ये सारा मिलना चाहिए। ये नहीं कि लग्नेश तीसरे में है और तृतीयेश पंचम में है तो हम भ्रातृ दोष बता दिए। ये तो फिर आप भी वही हमको भी पढ़ेंगे, शास्त्र को भी पढ़ेंगे और फिर वही काम करेंगे जो बिना पढ़े लिखे ज्योतिष कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इन तीनों स्थान में यदि पाप ग्रह अशुभ ग्रह स्थित हो तब क्या होगा, भ्रातृ शापात सुतच्छया, भाई के शाप से संतान की हानि होगी। अब आपको ना अलग अलग हम हमेशा कहते हैं कि ये एक श्लोक है, कोई श्लोक ऐसा होगा कि जो सर्टेन राशि यदि लग्न में हो उसके ऊपर लागू होगा, और कोई श्लोक है जो हर लग्न के ऊपर लागू हो रहा है और किस लग्न के ऊपर कौन सी राशि लग्न में हो जिस पे अधिक प्रभाव डालता है। ये 12 आप बनाएंगे, एक बारी बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे तो आपका ज्योतिष कवरअप होता जाएगा और बहुत कुछ सीखते जाएंगे। तो यहाँ मेष लगन मान लेते हैं, तो मेष यहाँ होगा तो यहाँ 3 नंबर राशि होगी और यहाँ 5 नंबर हो जाएगा। तो ये मंगल यहाँ आ जाएगा और बुध यहाँ आ जाएगा, ये समझिएगा। अब लगन में कहीं शनि बैठ जाए, यहाँ तो मंगल आ ही गया है, और यहाँ राहु या सूर्य बुध के साथ हो जाए, या और कोई ग्रह हो जाए, अशुभ ग्रह में केतु हो जाए, तो भी हमको संतान की हानि बताएगा। तो सरल है, हम बहुत पाठ को मुश्किल नहीं होने देते। आप लोगों को अंधविश्वास से भी बताना चाहते हैं, और प्रचारित ज्योतिष जो है उससे भी बचने के लिए हमेशा कहते हैं, और ये हमेशा कहेंगे। ये हमारा मद नहीं, मेरा अभिमान नहीं, या मेरे अंदर ऐसा कोई क्षोभ नहीं अन्य ज्योतिषियों के प्रति। विद्वानों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, लेकिन अब विद्वान का जो चोला ओढ़ करके और गलत कार्य करें उसका भी सम्मान करें, ये भी जरूरी नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, ये सारा दोष हर एक श्लोक के साथ पढ़ाएंगे। आप अच्छी तरह से हर एक पाठ को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा और समझ भी पाएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।